हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। आज हम लोग क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट, हम लोग जाने कि सॉलिड स्टेट में पहली चीज़ तो ये जान लें कि सॉलिड है क्या। क्योंकि आप लोग 11th क्लास में गैसियस स्टेट को पढ़ चुके हो, हम लोग 12th क्लास में सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। तो आप लोग ये भी देखते हो कि हमारे दैनिक जीवन में ढेर सारी ठोस चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे आपको लोहा दिखाई पड़ता है, ईंट दिखाई पड़ता है। तो इससे यह पता चलता है कि वो चीज़ सॉलिड है, लेकिन उसके कैरेक्टर तो हम लोग समझ जाएं कि वो उनके कैरेक्टर क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम ये क्या होता है, डेफिनिट होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, सॉलिड है। सेकेंड चीज़ यदि हम बोलें कि ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, साल्ट में होते हैं। यदि साल्ट में होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड को डिफाइन करते हैं कि जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम क्या हो, निश्चित हो, वो सॉलिड कहलाएगा। जिनके मॉलिक्यूल बिल्कुल क्या होंगे, शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बंधे होंगे, वो भी क्या होगा, सॉलिड होगा। यदि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हैं तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं क्या है, वो सॉलिड है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे दैनिक जीवन में ढेर सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। क्या सारी चीज़ें सॉलिड के स्टेट में दिखाई पड़ती हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे यदि हम एग्जांपल्स लें कि क्या ये हमारा जो ग्लास है, क्या एक ग्लास हम लोगों का सॉलिड है, तो हम लोग बोलते हैं कि ग्लास सॉलिड नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ग्लास सॉलिड के रूप में दिखता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को भी हम टाइप्स में लिख देते हैं कि सॉलिड इज 2 टाइप का होता है। सॉलिड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। या हम इसको बोलते हैं क्रिस्टली ठोस, इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टली ठोस। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये हम लोग जैसे देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जैसे हमारे 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो रहे हैं, एक है ए, दूसरा है बी। यदि ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल ए आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या आएगा, बी आएगा, फिर अगला क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा। यानी कि जो मॉलिक्यूल के जुड़ने का जो क्रम है वो क्या है, एक निश्चित ऑर्डर के क्रम में है। यानी कि ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। ऐसे यदि हम लोग मॉलिक्यूल यदि किसी सॉलिड में जुड़े दिखते हैं तो हम उनको बोलते हैं क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का जो जुड़ने का क्रम है वो क्या है, बिल्कुल एक निश्चित क्रम में है, और एक ये क्या करेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आएगा। यानी कि ए आया, बी आया, फिर क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा। हम अगला सोच सकते हैं कि अगला मॉलिक्यूल क्या आएगा, बी आएगा। यानी कि जो मॉलिक्यूल के बंधने का क्रम है वो क्या है, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के जुड़ने का जो क्रम होता है, जैसे हम माने कि ए और बी 2 पार्टिकल हैं, इनका ए है, मान ले रहे हैं बी आया, ए आया, बी आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, अरेंजमेंट, फिर से बी आ गया, ए आ गया। यानी कि इसका क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट। यदि किसी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल या किसी ठोस का रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल का नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। एग्जांपल्स अभी लिया जाएगा। जैसे अभी हमने ए और बी की बात की, तो ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, यहाँ तक तो क्या हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब हम अगला सोच नहीं सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल आएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, शॉर्ट अरेंजमेंट है, और इसका अरेंजमेंट कैसा है, लॉन्ग अरेंजमेंट है।
ये पहला कैरेक्टर हम लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड का दिखता है कि जैसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl है, तो आप पता है कि Na आएगा, फिर क्या आएगा, Cl आएगा, फिर क्या आएगा, Na आएगा, फिर क्या आएगा, Cl आएगा। अब हम यहाँ थीम कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, Na आएगा, इसके बाद क्या आएगा, Cl आएगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जुड़ेंगे हम उसको आगे तक सोच सकते हैं कि क्या है ये, इसका ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो सेकंड में आए हम लोग देखें, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प होता है, बिल्कुल शार्प होता है। जैसे यदि हम लोग देखें कि जैसे लोहा है, लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 23 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 2723 डिग्री सेल्सियस तक यदि हम लोहे को लेकर के जाएंगे तब जाकर के लोहा क्या होगा, मेल्ट होगा। नहीं कि इसके पहले किस स्टेट पर है, सॉलिड स्टेट पर। लेकिन यदि हम लोग ग्लास को करें या किसी प्लास्टिक को करें तो क्या होगा, यदि मैं उसको हीट करूंगा तो पहले क्या करेगा, वो सिकुड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, चूना शुरू करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक रेंज में होता है। जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो उसका क्या होगा, मेल्ट होता जाएगा। थर्ड चीज़ बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है विषमदैशिक प्रकृति का होता है। जैसे अभी हम लोग देखें एग्जाम्पल्स में कि एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल A है, दूसरा क्या है, B है, A है, B है, A है, B है, A है, B है, ये मान लेते हैं। ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है, इसके नीचे भी ऐड है, A है, B है। यदि ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है तो हम समझ रहे हैं कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अभी हमने बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब है कि यदि मैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने चलूं, यानी कि भौतिक माप करने चलूं, तो जैसे हम बोलें कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, यदि मैं मापूं तो आपको पता है कि कोई भी हम लोगों के मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं तो दो एलिमेंट, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है तो इसमें सोडियम एक एटम है, यहाँ क्लोरीन एक एटम है। तो सोडियम का जो साइज होता है क्लोरीन के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ A का साइज B के साइज में क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है कि यदि मैं इस एंगल में माप करने चलूँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ आपको दिख रहा है A है, B है, A है, B है, यानी कि इधर रेगुलर। मान लेते हैं हम इस साइड में माप करने चलूँ तो क्या दिख रहा है, B है, B है, B है, यानी कि आपको पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं। यानी कि हम यदि इस एंगल में माप करने चलूँ तो इधर भी क्या है, A आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, A आ रहा है, यानी कि A वाले मॉलिक्यूल की साइज होगी। यानी कि हर एंगल में क्या होती है, यदि साइज बदल जाती है कि तो हम लोग बोलते हैं क्या है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कहने का मतलब है कि यदि मैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की भौतिक माप करने चलूं तो यदि जिस एंगल में यदि मैं माप करता हूं उसकी माप कुछ होती है, यदि मैं इस एंगल में माप करूं तो इसकी माप कुछ होगी, इस एंगल में माप करूं तो उसकी माप कुछ होगी। यदि माप उसकी क्या हो रही है, बदल रही है, तो हम बोल रहे हैं क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप देख रहे हैं कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, शार्प होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं होता। तो इसकी साइज क्या होती है, इसकी भौतिक माप क्या होती है, आइसोट्रोपिक होती है। आइसोट्रोपिक होती है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि समदैशिक, यानी कि सभी दिशाओं में क्या होती है, सभी की माप क्या होती है, एक होती है। इसको बोला गया विषमदैशिक। विषमदैशिक का मतलब हर दिशाओं में, मीन्स अलग अलग दिशाओं में उसकी माप क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोगों के सॉलिड होते हैं उनकी जो भौतिक माप होती है वो हर
अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार हम सॉलिड को क्या किए, दो कैटेगरी में बांट दिए। एक तो हम लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में चलता है। और जो हम लोगों का एमॉर्फस सॉलिड है मीन्स अक्रिस्टलित ठोस हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट होता है। थर्ड चीज़, यदि मैं इसको मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, शार्प होता है। क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है एक रेंज में होता है और धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है, फिर जा करके लिक्विड स्टेट पर आता है। थर्ड चीज़ हमने बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक का मतलब है कि यदि मैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करने चलता हूँ, भौतिक माप करने चलता हूँ, जैसे मैं बोला कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यदि इन सब की माप यदि करने चलूँ तो हर दिशाओं में हर माप क्या होगी, अलग अलग होगी। यदि अलग अलग माप होगी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल रहे हैं। यदि अक्रिस्टलीय ठोस की यदि भौतिक माप क्या होगी, सबकी हर दिशाओं में समान होगी, तो हम उसको बोल रहे हैं क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा। एग्जाम्पल्स यदि लें कि हम लोगों का जितना, जैसे एग्जाम्पल्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड का Na है, क्वार्ट्ज है, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं क्या, ग्लास। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड, या हम इसी को बोलते हैं हिंदी में अतिशीतित द्रव। तो अतिशीतित द्रव पूछा जाता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो आपको पता है कि कांच क्या है, एक एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक रेंज में होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल्स दें कि जैसे आप लोग अपने घरों में क्या किए हो, आप ग्लास लगाए रहते हो यानी कि विंडो में, तो क्या होता है धीरे धीरे वो ग्लास पिघल करके नीचे चला आता है। तो क्या होता है कि धूप के प्रकाश के कारण ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, इसलिए बोला जाता है कि ग्लास क्या है, अतिशीतित द्रव है। यानी कि ऊपर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लंबे समय के बाद धीरे धीरे नीचे वाले फेज पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, एक रेंज में होता है। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगरी कर लिए कि सॉलिड के दो प्रकार हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि सॉलिड तो ढेर सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन क्या सारी की सारी जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं क्या ठोस ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल ठोस नहीं होते। एग्जाम्पल सभी लिया था क्या, ग्लास तो मुझे दिखता है सॉलिड स्टेट पर, लेकिन क्या होता है, ग्लास सॉलिड होता नहीं है। ग्लास को हम लोग अतिशीतित द्रव बोलते हैं, क्योंकि अभी बताया कि अतिशीतित द्रव इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि लॉन्ग रेंज टाइम पर क्या होता है कि कांच के ऊपर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, धीरे धीरे द्रव अवस्था में नीचे आ जाते हैं, तो इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव बोला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग सॉलिड स्टेट को कैटेगरी किए कि सॉलिड को टू टाइप में बांटा गया, एक हम लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हम लोगों का एमॉर्फस सॉलिड। अब क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड बेसिस पे के आधार पर, क्योंकि आपको हमें यहाँ एमॉर्फस सॉलिड को तो पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को याद रखना स्टूडेंट एक चीज़ और, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है, ट्रू सॉलिड के नाम से, और अक्रिस्टलाइन सॉलिड को स्यूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है। स्यूडो सॉलिड या झूठे सॉलिड जो भी होते हैं वो कौन से सॉलिड होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ तो अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ट्रू सॉलिड पढ़ना है।
तो ट्रू सॉलिड में हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या किया गया है कि बॉन्ड बेसिस के आधार पर इसको भी कैटेगरी में बांटा गया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग यहाँ 4 टाइप कैटेगरी पर बांटते हैं। किसके बेसिस पर? बॉन्ड बेसिस पर, यानी कि बंधन के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में। फर्स्ट है हम लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड, या हम इसी को बोलते हैं आणविक ठोस। दूसरा हम लोगों का है आयनिक सॉलिड, या हम इसी को बोलते हैं आयनिक ठोस। थर्ड है हम लोगों का मेटैलिक सॉलिड, इसी को हम लोग बोलते हैं धात्विक ठोस। लास्ट हम लोगों का नेटवर्क सॉलिड, या हम इसी को कोवैलेंट सॉलिड हिंदी में लिख दें तो नेटवर्क ठोस, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। तो आपको दिख रहा है मेटैलिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड है? मेटैलिक बॉन्ड है। आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। नेटवर्क सॉलिड में यहाँ दिख रहा है कोवैलेंट बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर में क्या है? मॉलिक्यूल्स ऐड हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को बॉन्ड बेसिस के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 टाइप में। फर्स्ट है हम लोगों का आणविक ठोस, सेकेंड है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, या हम लोग इसी को बोलते हैं क्या? नेटवर्क ठोस। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल होंगे। एग्जाम्पल्स यदि दिया जाए इसका, तो इसका एग्जाम्पल्स हम लोगों का HCl है, H2O है, H2 है, Cl2 है, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल हैं। तो आणविक ठोस को भी क्या किया गया है? बॉन्ड बेसिस के आधार पे इसको भी कैटेगराइज किया गया है। तो आणविक ठोस 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या हम इसी को बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या हम इसी को बोल रहे हैं अध्रुवीय ठोस। अगला हम लोगों का हाइड्रोजन आबंध। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको पता है ध्रुवीय का मतलब है पोल, जिस पर कुछ चार्ज हो। एग्जाम्पल्स यदि लिया जाए, एग्जाम्पल्स में तो हम लोग देख सकते हैं आपका HCl है। तो यहाँ क्या है? Cl हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है। दोनों एलिमेंट क्या हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा? इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ चार्ज यदि होगा तो ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं कैसा है? ध्रुवीय है। तो हम लोग आणविक ठोस में ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल्स क्या हुआ? HCl हुआ, आपका एमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो ये भी क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके H2 हैं, क्योंकि सेम प्रकार के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। तो सेम प्रकार के मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज होता नहीं, कोई आवेश होता नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपका एग्जाम्पल Cl2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। हाइड्रोजन ठोस में क्या होता है? आपका आइस हो सकता है। ये सब क्या है? हाइड्रोजन आबंध के अंतर्गत आते हैं, आइस। तो इस प्रकार हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप में कैटेगरी करते हैं, 3 टाइप में बांटते हैं। एक तो हम लोगों का ध्रुवीय ठोस क्या होता है? HCl और अमोनिया। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अध्रुवीय ठोस H2, Cl2, I2। और हाइड्रोजन ठोस में क्या होता है? आइस होता है। तो आयनिक ठोस का एग्जाम्पल्स आपको अभी बता रहा था NaCl क्या है? आयनिक ठोस है, क्योंकि आयनिक ठोस क्या होंगे? Na के बाद Cl के बाद Na के बाद Cl। तो ये क्या होगा? आयनिक ठोस होगा। धात्विक
धात्विक ठोस में जैसे हम लोगों का जितने भी हम लोगों के मेटल हैं वो सब सारे के सारे क्या होंगे, धात्विक ठोस। एग्जाम्पल दिया जाए, लोहा है, कापर है, जिंक है, ये सब क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस कहलाएंगे। नेटवर्क ठोस या कोवैलेंट ठोस, इसको हम बोल रहे हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं आपके नेटवर्क ठोस हैं या सह संयोजक ठोस हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप में, एक तो ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन आयनिक ठोस NaCl देखा। धात्विक ठोस में जितने भी धातु हमारे आते हैं वो सब सारे के सारे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, धात्विक आबंध। ये भी जान लो ना कि क्योंकि क्लास 11th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग वहाँ पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहाँ आप लोग देखेंगे कि आप लोग मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेटेलिक बॉन्ड, आपको पता है कि मेटल जो होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो लूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए वो तो क्या किए कि इलेक्ट्रिसिटी शो करना शुरू कर दिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और जो भी और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, आबंध। वो आबंध क्या कहलाता है, मेटेलिक आबंध कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में बांटा। अब हम लोग देख लें कि थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पर बात कर लिया जाए। आपको जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि जो हम लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप में बटा। एक तो हम लोगों का हुआ पोलर, दूसरा हुआ नॉन पोलर, तीसरा हुआ हाइड्रोजन। आपको पता है कि पोलर है तो इसमें क्या होगी, HCl जैसे अभी हमने देखा, तो इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि कुछ चार्ज है, इस पर भी कुछ चार्ज है, तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम शो करेगी। शो तो करेगी लेकिन बिल्कुल कम करेगी, इसमें तो शो ही नहीं करेगी क्योंकि क्या है, नॉन पोलर है। अगला आपका एग्जाम्पल्स, अगला जो हम लोगों का सॉलिड दिखा था, आयनिक सॉलिड दिखा था। आयनिक सॉलिड में हम लोग देखे थे NaCl। यदि आयनिक में NaCl यदि ठोस अवस्था में है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं शो करेगा। यदि ये क्या है, मॉल्टन स्टेट पर है, मॉल्टन स्टेट पर मीन्स पिघली हुई अवस्था पर है, या एक्वस स्टेट पर है, या द्रव अवस्था में है, तब जा करके क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, अन्यथा वो नहीं शो करेगा। याद रखना, आयनिक ठोस यदि ठोस अवस्था में है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं शो करेगा। कब शो करता है, जब वो पिघली हुई अवस्था में आ जाए या द्रव अवस्था में आ जाए, तब जो होता है आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, शो करता है। आपको अगला है, थर्ड आपने देखा था मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में हम लोग ये पढ़े थे कि जितने भी हम लोगों के मेटल हैं वो क्या है, मेटेलिक सॉलिड होते हैं। जैसे हम लोगों का Fe है, Cu है, Ag है, Au है, ये सब क्या है, मेटल है। तो आपको पता है कि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब लास्ट में आए तो क्या होता है, जो हम लोगों का कोवैलेंट सॉलिड होता है, मीन्स नेटवर्क सॉलिड जो होता है वो किस तरीके से व्यवहार करता है, इंसुलेटर की तरीके से व्यवहार करता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, क्या, ग्रेफाइट। नहीं तो नेटवर्क सॉलिड किस तरीके से व्यवहार करता है, इंसुलेटर, मीन्स वहाँ विद्युत नहीं चल सकती है। तो आज हम लोग क्या देखें, सॉलिड स्टेट में सॉलिड को पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स को देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस। थैंक यू।